हेलो बच्चों, हम संचयन का स्मृति गद्य कर रहे हैं जिसके लेखक है श्री राम शर्मा। हमने पहला विभाग कर लिया है, आज हम दूसरा विभाग करेंगे। लेकिन पहले विभाग में हमने देखा कि लेखक और उसका छोटा भाई बड़े भाई के कहने पर चिट्ठी डालने मक्खनपुर जाते हैं पोस्ट करने के लिए। लेकिन बीच में एक कुआं आता है, तो प्रतिदिन की तरह यानी कि लेखक और सभी उनके दोस्त जब स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से घर लौटते थे, तब बीच में कुएं में एक पत्थर फेंकते थे। पत्थर फेंकने पर अंदर से सांप की फुसकार सुनाई देती थी, तो सभी बच्चे सांप को चिढ़ाने के लिए एक एक पत्थर फेंकते और सांप फुसकार करता। ये प्रतिदिन का नियम बन गया था, रोज जाना, पत्थर फेंकना, सांप को चिढ़ाना। अब लेखक के बड़े भाई ने चिट्ठी डालने के लिए बोला है, तो लेखक और उनका छोटा भाई मक्खनपुर जा रहे हैं उसी रास्ते से, और अब बीच में कुआं आ रहा है। तो प्रतिदिन की तरह पत्थर फेंकना उनका नियम बन गया है। उन्होंने पत्थर उठाया और कुएं में फेंका। जैसे ही कुएं में फेंका तो पत्थर के साथ साथ जो उनके हाथ में चिट्ठियाँ थी वो भी कुएं में गिर गई। अब उसे डर लग रहा है कि चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई है तो बड़े भाई मारेंगे और उन्हें तो झूठ बोलना आता नहीं है, तो अब करे क्या। तो एक ही उपाय उसने निकाला कि कुएं में जाकर चिट्ठी उठा ली जाए। अब सांप और कुएं में जाना कितना भयानक दृश्य है, ये सोचकर ही डर लगता है। फिर भी लेखक ने ठानी कि मैं ये काम करके ही रहूँगा। छोटा भाई रो ही रहा है चिल्ला चिल्ला के, लेकिन लेखक उन्होंने तय किया था, इसलिए छोटे भाई की धोती, खुद की धोती, माँ ने एक धोती में चने बांध कर दिए थे वो धोती, और ठंड थी इसलिए वो टोपी के ज़रिए में सिर पर बांध कर आए थे वो 2 धोतियाँ, कुल मिलाकर 5 धोती और रस्सी मिला के कुएं में जाने के लिए एक बड़ी सी रस्सी तैयार की, और फिर देखा, आजमाया कि भाई ये टूटती तो नहीं है। रस्सी पर लकड़ी बांधी और वो कुएं में धीरे धीरे उतारने की कोशिश की, और दूसरा छोर था वो उन्होंने बड़े भाई ने छोटे भाई को पकड़ने के लिए बोला, और खुद रस्सी के जरिए अब नीचे उतर रहे। नीचे उतरते वक्त लकड़ी है वो बार बार हिल रही है। हिलने के कारण नीचे जो सांप बैठा था वो अपना आधा शरीर ऊपर उठाए हुए फुसकार रहा है। शायद सांप को भी डर लग रहा होगा। यहाँ पर लेखक अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, तो लेखक और सांप के बीच बहुत ही कम अंतर रहा है। लेखक ने दोनों पैर कुएं के दीवार पर टिकाए, और जैसे ही कुएं के दीवार पर टिकाए तो कुएं पर से कच्ची दीवार होती है, इसलिए मिट्टी गिर रही है। अब मिट्टी गिरने से सांप की क्या प्रतिक्रिया होती है वो हम आगे देखते हैं। चलो करते हैं भाग 2। जब लेखक दीवार पर पैर टिकाए हुए थे और मिट्टी गिर रही थी, तो सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा। लेखक के पैर दीवार से हट गए और उसकी टांगे कमर से समकोस बनाती हुई लटकती रही, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, यानी कि वो भी मुझे देख रहा है और मैं भी उसे देख रहा हूँ। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, यानी कि सांप के कान नहीं होते, वो जो कुछ सुनता है, महसूस करता है, वो अपनी आँखों से करता है। लेखक स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में हो।
पर जिस विचार और आशा को लेने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुंह में खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो वह फिर से पलटकर वार कर सकता है और मुझे काट सकता है। और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाए। लेखक ये सोच के नीचे उतरे थे कि मैं पहले डंडे से सांप को मार दूंगा, लेकिन कुएं का जो व्यास था वो ही तंग था, छोटा सा, उसमें डंडा घुमाया ही नहीं जा सकता, तो अब सांप को मारे कैसे। अब दूसरा उपाय सूझा कि पहले सांप की जो मुंह है, फन का भाग, वो दबा दे। लेकिन फिर ऐसा सोचा कि अगर दबा नहीं तो वो पलट के वार भी कर सकता है, और अगर दब भी गया तो उसके पास ही चिट्ठी पड़ी थी तो वो कैसे उठाए। 2 चिट्ठी सांप के पास सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। उस आसान पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो भी उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी वार नहीं किया। मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए, यानी धीरे धीरे वहाँ से एक एक चिट्ठी इस साइड ली जाए। यदि सांप टूट पड़ा, यानी कि आक्रमण करने के लिए फन फैलाया, तो कोई चारा ही नहीं था। कुर्ता था और कोई कपड़ा ही नहीं था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। या तो मारो या फिर चुपचाप खड़े रहो। पहला मेरी शक्ति के बाहर था। मैं तो मार नहीं सकता था, क्योंकि जो डंडा लेकर गया था वो तो घूम नहीं सकता है और उसका फन तो मैं दबा नहीं सकता था। और दूसरा मार्ग था बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना, छेड़खानी नहीं करनी। मजबूर होकर मैंने दूसरा मार्ग अपनाया। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठियों की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर आ गिरी। काली बिजली यानी कि सांप, और गिर पड़ना यानी कि फन मारना। हृदय में कंपन हुआ। हाथों ने आज्ञा न मानी, इसलिए डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया। जान नहीं, यूं ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो डंडा देखा, सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ था, यानी पीला पीला कुछ तत्व था। वह क्या था? विष। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। मुझे पता ही था, उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की।
वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया, यानी कि मैं मर गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। उस स्नेह के ताने बाने को चोट लगी और उसकी तो चीख ही निकल गई। छोटा भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की, यानी कि डंडे से सरकाने की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंझलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और बचता ही नहीं। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह देवी कृपा है। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए, यानी कि मैं किस तरह से खड़ा था, सांप कैसे था, वो सब आसन थे खड़े रहने के, वो बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, यानी सांप की जगह मैं चला गया और मेरी जगह सांप आया, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने पोस्ट कार्ड चुन लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई थी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस तरफ झपटा और मैंने दूसरी तरफ से अपनी लकड़ी जो डंडा था वो खींच लिया। पर बात की बात, मैं उनसे दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊंच चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही, अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धोकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झुड़ कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई, यानी 10वीं कक्षा के बाद मैंने ये घटना माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल नहीं थी, बंदूकें नहीं थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार, राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। यहाँ पर स्मृति गद्य पूरा होता है। धन्यवाद।